हेलो दोस्तों, मैं आपके अपनी जेडेस क्लासेस स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7। और इसमें हम देखेंगे जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में जो हम पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। और लाइन बाय लाइन जो है हम लोग देखते हैं, क्योंकि 60 से जो है हमें सटीक तो पता चल सकता है, लेकिन यदि हम लाइन बाय लाइन जो है यदि उसका अध्ययन करेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद हमें जो है बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 2, 3, 4 में कि राजाओं का कैसे उत्थान होता है और पतन भी कैसे होता है। क्योंकि हमारे समाज के अंतर्गत जो है ब्राह्मण जो है राजाओं के अंतर्गत इतनी अपनी बातें, राजाओं के मन के अंतर्गत, राजाओं के कानों के अंतर्गत अपनी बातों को इतनी ठूस रखे हैं, इतनी उनको माइंड वॉश कर दिए हैं। और हमारा ब्राह्मण समाज जो है इस समाज के अंतर्गत ऊंच नीच की भावनाओं के अंतर्गत जो है ऊंच नीच में जातियों को भी बांट रखा है, जिससे एक समुदाय के लोग या जातियां जो है एक साथ जो है नहीं रह सकती है। सभी लोग जो है एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके अंतर्गत में खान पान, रहन सहन, भेदभाव, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जो है उनमें भेदभाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जो है क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या मिले, इक्वालिटी मिले, समानता मिले, जहाँ जो है हमें हमारी जातियों के लोग मिले, जहाँ से मैं जो है अपने हर चीज़ की बातों का और हर एक लोगों से अपनी जुड़ाव को रख सके। तो इस प्रकार से लोगों के बीच जो है उनके ठीक ना समाज में क्या होती है, उठापटक होती है। तो यही खानाबदोश और जगह और बसे हुए समुदाय के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। यदि बात करते हैं हम भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही क्या होता, विभाजित था। समाज जो था वर्ण के नियमानुसार पहले से क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। और ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार कर दिए गए थे। जो ब्राह्मण जो थे उनको जो सुझाव दिए हुए थे वह क्या कर लेते, स्वीकार कर लिए थे। इससे ऊंच नीच तथा अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ गया था। इस दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। देखिए, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज के बारे में हम जानते हैं। जनजातीय समाज जो है वही जो है माना जाता है कि जो जनजातीय है वही भारतीय मूल है, ठीक है ना। बाकी लोग जो हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे जो है ब्राह्मण समाज का हो, चाहे कोई भी का जो है, सबको छोड़ करके जो जनजातीय समाज है वही भारतीय है। बाकी जो है कहीं ना कहीं इधर उधर से क्या किए हैं, आए हुए हैं। तो देखते हैं हम कि जनजातीय समाज के अंदर करें दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत बताया जा रहा है कि उस समय भी भारतीय समाज के अंतर्गत जो था दूसरी समाज मौजूद था। और भारतीय उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। आज भी हमारे समाज के अंतर्गत, आज भी हमारे भारत के अंतर्गत देखते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा जो है जो भी बात सुझाई जाती है, बहुत से ऐसी जातियाँ हैं जो ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानती है। और ऐसे समाज को क्या कहते हैं, हम जनजातियाँ कहते हैं। मतलब एक चीज़ कंफर्म हो रहा है कि जनजातियाँ वे हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाई गई बातों को, कर्मकांडों को क्या करती है, नहीं मानती है, ठीक ना। वह विशेष रूप से हम कहें कि वह धार्मिक चीज़ों को नहीं मानती है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। और कई जनजातियाँ खेती से अपने जीविकोपार्जन करती है। कई जनजातियाँ ऐसी है जो खेती करती है और अपना जीवन यापन करती है। तो जनजातियों का हम देखें कि जनजातियों का जीविकोपार्जन किससे होता है, खेती से होता है। वही बात कर लेंगे कि कुछ जनजातियाँ जो हैं अपना जीविकोपार्जन किससे कर रही है, खेती से कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी जनजातियाँ जिनके पास खेती नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो क्या करती होगी, अपना भोजन यापन करने के लिए शिकार करती होगी। शिकारी होंगे, संग्राहक होंगे तथा पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें, तालाब, इन जो है इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फुली तरीके से लाभ उठाते हैं, ठीक है। और जो है गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते हैं। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, ठीक है। खानाबदोश की ज़िंदगी जीते हैं।
वह क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे गाँव में या आजकल जो है भारत में, आजकल क्या मतलब कि लंबे समय से जो है भारत में भी देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग जो होते हैं आते हैं, ठीक है, 6 महीने रहते हैं एक स्थान पे, ठीक है, फिर अपना टेंट वेंट उठा करके फिर चल जाते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे रहते हैं। मतलब वह जो है अपने आप को, ठीक है ना, एक जगह अस्थायी रूप से निवास नहीं करते, और वैसे लोग जो है खानाबदोश की जीवन जीते हैं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। जनजातीय समूह मुख्य रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यदि बात कर ले हम कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो विभिन्न हिस्सों में जनजातियाँ बहुत फली फूली जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जंगलों पर भी निवास करती है, ठीक है। कभी कभी जातीय विभाजन पर आधारित शक्तिशाली समाजों के साथ टकराव होता था और कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आबादी को बरकरार रखा और अलहदा संस्कृति को बचाया, अपनी कल्चर को भी क्या किया, बचाए। वो किसी भी तरीके से, किसी भी ताकतवर से क्या करते थे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे और अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन जाति के आधार पर जनजातीय समाज दोनों अपनी अधिक विधिक किस्म से जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। अब जनजातीय लोग कौन थे, यहाँ पे हम देखते थे, यहीं से हमारे स्टार्ट होता है जनजातीय लोग कौन थे। हमने देखा कि जनजातीय लोग जो कहते थे कुछ खानाबदोश की जीवन जी। खानाबदोश कौन है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। दूसरी बात, जनजातीय लोगों का मुख्य रूप से जीविकोपार्जन क्या था, खेती था, पशुपालक था, संग्राहक था, शिकारी थे, ठीक है। जनजातीय कौन है, तो जनजातीय हम ये भी कह सकते हैं कि वे लोग हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई कर्मकांड या कानूनों को नहीं मानते हैं, वो लोग क्या है, जनजातीय हैं। आइए हम देखते हैं जनजातीय कौन थे। तो जो समकालीन इतिहासकार थे उन्होंने लिखा कि मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जो भी मुसाफिर थे वो जनजातियों के बारे में क्या करते हैं, बहुत कम बताते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जनजातियों के पास क्या होता था, लिखित दस्तावेज नहीं होता था, क्योंकि अस्थायी रूप से वो रहते नहीं थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण थे, ठीक है। यदि रीति रिवाज लेकिन समृद्ध रूप से रीति रिवाज और वाचिक या मौखिक कोई बात कह दी जाती थी, मौखिक परंपराएं जो कर दी जाती थी, उसके लिए क्या करते थे, उसका पालन करते थे, और ये परंपराएं जो है आगे दर पीढ़ी चलती रहती थी। देखिए, जनजातीय लोग जो भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जनजातीय लोग जो है भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा जो है मेघालय हो, ठीक ना, असम, ये सारी जगहों पे जो है, यह उपमहाद्वीपीय हिस्सा जो है भारत का, हर जगह जो है क्या पाए जाते हैं, जनजातीय पाई जाती है। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ क्या करता रहता है, बदलता रहता है। कोई भी जनजाति है समय के साथ जो होती है उसका इलाका क्या करता है, बदलता रहता है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन मिलने वाला है कि पंजाब में जो होती है खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। खोखर जनजाति कहाँ थी, पंजाब के अंदर पाई जाती, पंजाब राज्य में, और ये क्या थी, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। इसके बाद गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। गख्खर मतलब हमने देखा कि खोखर के बाद कौन सी जनजाति आई, गख्खर। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने, ठीक ना, मनसबदार बनाया था। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि मनसबदार क्या होता है। मुल्तान और सिंध के, मुल्तान पाकिस्तान वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो सिंध मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र पर था। ये भी क्या थी, जनजातियाँ थी, लंगाह और अरघुन। तो हमने देखा कि खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती है, पंजाब में। उसके बाद कौन सी, गख्खर जनजाति के अंतर्गत जो थे अकबर बादशाह ने क्या किया कि उनको एक मनसबदार बना दिया था, गख्खर खान को, ठीक है ना। कमाल खान गख्खर क्या थी, एक जनजाति थी, तो उनको जो है अकबर क्या करते हैं कि मनसबदार बना देते हैं, और साथ ही साथ मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से जो पहले लंगाह और अरघुर लोगों का प्रभुत्व अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र पर रहता था। मतलब ये भी जनजाति थी मुल्तान और सिंध के अंदर, लंगाह और अरघुरा। आइए यदि हम जनजातियों की बात कर लेंगे तो जनजातियों में हम देखते हैं यहाँ पे कि जनजातियाँ जो है, यहाँ पे देखिए गख्खर है, खोखर जनजाति है, लपाह, जंजुहा, बलूची, अरघुन, समास, ठीक है, नेर, मुंडा, कोच, अहोम, ठीक है ना, असम वाले हिस्से में पाई जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे असम और मेघालय के अंतर्गत और पाई जाने वाली जनजाति जो है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, यहाँ पे जानते हैं गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोंड जनजाति है, खोंड,
कोयास, बेराद, गोरमा, भील, कोल, भील, काली, जाटवांस, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, ये सभी जनजातियाँ, देखिए जनजातियाँ जो है कहाँ कहाँ फैली हुई है, चारों भारत के सभी हिस्से में जो है जनजातियाँ फैली हुई है। अब देखिए यदि बात कर लेते हैं हम उत्तर पश्चिम की एक विशाल जनजाति थी बलोच। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति जो रहती थी उत्तर पश्चिम में, वो कौन सी थी? बलोच थी। लेकिन इनमें एक विशेष बात ये थी कि ये लोग जो थे अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुल में बटे हुए थे, ठीक ना, कुल में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी मतलब गडेरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी हिमालय में किसकी जनजाति रहती थी? गडेरियों की जनजाति रहती थी, जिसको हम पालोल बोलते हैं, ठीक ना अपने यहाँ। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग में, अब देखिए उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग की बात कर लेंगे तो उत्तरी पूर्वी भाग बात कर लेंगे तो नागा, अहोम और दूसरी अन्य जनजातियाँ पूरी तरह से प्रभुत्व था। मतलब इनका जो था इनका जो था एक प्रभावशाली छाप था। ये लोग जो थे मतलब उस समय बहुत ही समृद्ध, ताकतवर, शक्तिशाली हुआ करते थे। कौन? नागा, अहोम और ये लोग। अब देखिए कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। उसको क्या कहते हैं? कुल। मतलब खानदान की बात करते हैं कि हम एक ही परिवार के हैं, एक ही खानदान के हैं, दादा परदादा, ठीक है ना, ठीक ना, परदादा हो गए, दादा हो गए, दादा के दादा, दादा के दादा, चलते गए, ठीक है ना, बाप बेटा। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्या है, कुल को इंडिकेट करती है। तो हम कह सकते हैं कुल क्या है? तो एक ही परिवार के होने का क्या करते हैं? दावा करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यहाँ पे देखते हैं कि वर्तमान समय में बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी से चल रही थी, तब सरदार शाहियों का उदय हो जाता। जो चेर थे, चेर, चोर, पांड्या कहाँ थे? ये जो थे दक्षिणी भारत के अंतर्गत थे। चेर, चोर, पांड्या उस समय जो थे सबसे शक्तिशाली थे। तो बादशाह अकबर के प्रति सेनापति राजा मान सिंह, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह थे। उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। दक्षिणी भारत के अंतर्गत जो चेर शक्तिशाली जो था राजवंश था, उस पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद उनको क्या कर दिए? हरा दिए। जब हरा दिए तो अब देखिए, जब हमने हमला किया, जब चढ़ाई किया किसी वंश पे, किसी को चढ़ाई कर देंगे, किसी को मारेंगे, तो उससे मेरा क्या है मकसद? उनको लूटना। और लूट कर अच्छा खासा माल प्राप्त कर लिया राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में। लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बना पाए। लेकिन पूरी तरीके से चेरों को क्या किया? हुआ अधीन नहीं कर पाए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। उसके बाद औरंगजेब आता है। और औरंगजेब ही एक ऐसा था जिसने अपने पिता को, ठीक ना, क्या किया? उस ताजमहल के अंतर्गत जो होता है बंद कर देता है और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। जनजातियों में मुंडा और संथाल जनजाति भी थी। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। संथाल और मुंडा जनजाति जो है कहाँ रहते थे? तो उड़ीसा और बंगाल में रहते थे उस समय। बात करें कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी, कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातीय निवास स्थान करें। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कौन कौन सी है? कोली है और बेराद है। कोली और बेराद। दूसरी बात करें, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी थे। गुजरात के कई इलाकों में कौन थे? कोली लोग थे, ठीक ना। और कुछ दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ दूसरी जनजाति भी शालावाली में थी। कोरागा, बेतवार, मारवाड़, ठीक है ना, ये दूसरी जनजाति कहाँ पे है? दक्षिणी भारत की है। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और उत्तर भाग में फैली हुई थी। पश्चिमी और उत्तरी भाग में भीलों की जनजाति भी फैली हुई थी। यहाँ पे देखते हैं कि खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। तो जो खाना बदोश चरवाहे एवं जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खाना बदोश चरवाहे क्या करते थे? जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते, जैसे भेड़ चराने वाले हो गए, ठीक ना, पशुपालक थे। वह जब एक जगह रहते थे, जब वहाँ की घास वनस्पतियाँ जो थी वो जानवर खा जाते थे, तो फिर उनको लेकर के आगे बढ़ते थे, फिर वहाँ रहते थे, फिर वहाँ की साफ सफाई, मतलब जो जानवर थे उनके, जब वो घास को, वहाँ के पौधों को, वहाँ की पत्तियों को खा जाते थे, वनस्पतियों को, तब वहाँ पर फिर उनकी भोजन यापन करने के लिए, भोजन को भरण पोषण करने के लिए वो फिर आगे चल जाते थे। इस प्रकार से जो है तो हम लोगों ने देखा खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। पहली बात, वह चरवाहे थे और जानवरों के साथ दूर दूर तक जाते थे।
दूसरी बात, उनका जीवन यापन कैसे होता था, तो दूध और पशु चारकों पर निर्भर था। मतलब दूध पीते थे, उन्हीं पशुओं को चराते थे और उनसे दूध प्राप्त करते थे और उनसे को पीते थे और भरण पोषण करते थे। दूसरी बात क्या होते थे, जो खेतिहर हुआ करते थे उनको क्या करते थे कि जो अपने जानवरों से दूध प्राप्त होता था, मांस प्राप्त होता था, ऊन प्राप्त होता था, वो किसानों को देते थे और उसके बदले में खेतिहरों से अनाज, कपड़े, बर्तन ले लिया करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई भी काम करते थे और एक दूसरे से थे ना खरीद फरोख्त भी करते थे। तो ये खानाबदोश की जिंदगी थी। उसके बाद देखिए, एक बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा मतलब एक जगह नहीं रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनको बंजारा ही बोलते हैं। उनका कारवा टांडा कहलाता था। टांडा क्या है, तो बंजारा की क्या है, कारवा है। बंजारा की कारवा क्या करते हैं, टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों एवं बाज़ारों की ढुलाई के लिए करते थे। जो अलाउद्दीन खिलजी था वह इन बंजारों को पकड़ लेते थे और पकड़ने के बाद क्या करते थे, बाज़ारों में क्या क्या करते थे, इनसे ढुलाई करवाते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में बेचते थे और सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम भी करते थे। राजा जो थे बंजारों को पकड़ लेते थे और कहते तुम मेरे राज्य में काज में क्या करो, काम करो, अपना जीवन यापन भी करो। लेकिन जब समय क्या होता था, जब युद्ध होती थी तो उस समय क्या करते थे, यही बंजारे जो थे राजा की सैनिकों के लिए क्या करते थे, अनाजों को ढोने का काम करते थे। किसी विशाल सेना के लिए लगभग 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। दूसरी बात करें खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं, पशुओं को चराने वाले होते हैं, जो अपनी रेवण और पशु वृंद के साथ एक चरगाह से दूसरे चरगाह। रेवण का मतलब क्या होता है, जो अपनी टेंट को लेकर के, ठीक ना, अपने जो भी एक जगह डालने के लिए जो होता है जिसमें वह सो सके, तो रेवण और पशुवृंद के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते, जाते रहते। जबकि दस्तकार, फेरी वाले, नृत्यक, गायक, अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह जो काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील, देखिए, लेकिन एक चीज़ इनमें कॉमन थी, खानाबदोश और भ्रमणशील वाला। भ्रमणशील का मतलब क्या होता है, फेरी वाला, ठीक है ना। उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि जहाँ से वो चले होते थे तो एक बार जो होते साल के अंदर में ज़रूर वो लौट करके आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बंजारों के बारे में। देखिए, बंजारों का काम भी क्या था। बंजारों का काम था कि हमने देखा बंजारों का काम था कि फेरी वाले विभिन्न जातियाँ एक गांव से दूसरे गांव तक भ्रमण करती थी। दूसरी बात क्या थी कि जो बंजारे हुआ करते थे, वह बंजारों का सबसे बड़ा काम ये था कि ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। इनका काम क्या था, मतलब ये भी अपना जीवन यापन जो थे बना करके बेचते रहते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी जो क्या करते थे, घुमंतू सौदागर का काम करते थे। भिक्षुक भी जो थे घुमंतू सौदागर का काम करते थे। और दूसरी बात क्या थी कि जो नर्तक, गायन और अन्य तमाशाबीन, ठीक ना, तमाशबीनों की जो जातियाँ थी, नृत्य करने वाली है, ठीक ना, तमाशा करने वाली, नाटक दिखाने वाली, सर्कस दिखाने वाली, ये जो जातियाँ हुआ करती थी, ये नगरों और गाँवों में जाती थी और अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी कमाई करती थी। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे जातियों पर विचार विमर्श। जब 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी का आते आते क्या हो गया था कि क्षत्रियों के बीच नए एक गोत्र आता है और नए गोत्र जिसको राजपूत, और ये काफ़ी ताकत के साथ क्या होता है, इजाफा हो जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है बहुत शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि जो है 12वीं सदी के अंतर्गत जो जैसे राजा मान सिंह जो थे वो क्या थे, प्रसिद्ध सेनापति थे अकबर के। तो ऐसे बादशाहों के साथ रहते थे। लेकिन जब देखे कि मध्यकालीन के अंतर्गत जो धीरे धीरे बादशाहों की ताकत कम होने लगी, तो उसी समय जो क्षत्रिय समाज के अंतर्गत जो होता है, राजपूतों की क्या होती है, शक्तिशाली होकर के ये लोग शक्ति में इजाफा हो जाता है और ये समृद्ध हो जाते हैं। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। कौन, राजपूत लोग। कुछ पहले जातियों में आते थे, जनजातियों में आते थे। मतलब देखिए, जो राजपूत है वो जनजाति भी है, बाद में कुल राजपूत मान लिए, अपने आप को क्या मान लिए, राजपूत मान लिए वो लोग। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। शासकों ने शक्तिशाली राजाओं के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों
के रूप में राजपूत गोत्रों के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। जनजातीय लोगों ने क्या किया? अनुसरण किया, क्योंकि कुछ राजपूत जो थे जनजातीय से आते थे, तो उन्होंने सोचा कि जब हमारा ही आदमी जो है हमें लीड कर रहा है, तो क्यों ना हम इसका क्या करें? अनुसरण करें। तो जनजातीय जो थी इनकी क्या करने लगी? अनुसरण करने लगी, और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ भी क्या हो गई? जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। मतलब देखिए कैसे कैसे चीज़ें जो होती है हमारे समाज के अंदर में परिवर्तित हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है खानदानी ये है, ठीक है ना, समाज में कहीं ना कहीं क्या हुई है? परिवर्तन हुई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। यदि बात कर ले हम कि दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। जो कुछ जनजातियाँ थी जो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की सरहद पर रहती थी, उन जनजातियों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था जो है हमारे अंदर जो वर्ण व्यवस्था बांटी जा रही है, ठीक है ना, हम इसको क्या करते हैं? नहीं मानते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम जो है क्या कर रहा है? हमें एक समानता का भाव दे रहा है। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब देखते हैं यहाँ पे नज़दीक से एक नज़र में हम क्या देखेंगे? गोंड जनजाति को। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? गोंड जो जनजाति है वह गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर क्या करते थे? गोंड जनजाति जो थी खेती करती रहती थी। विशाल गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, और प्रत्येक कुल का क्या होता था? अपना राजा होता था। यदि बात करें जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उस समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे। गोंड भी क्या होने लगे थे? ताकतवर। मतलब देखिए कहीं ना कहीं समाज जो होता है आप पे पैनी नज़र रखता है। यदि आप जहाँ पे कमज़ोर होंगे वहाँ आपके ऊपर क्या होने लगेगा? हावी होने लगेगा। तो वैसे ही क्या हुई? गोंड जनजाति जो थी धीरे धीरे क्या होने लगी? जब देखी कि दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही है, तो वह उनके ऊपर क्या होने लगे? हावी होने लगे। वह उनके ऊपर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। अब देखिए एक चीज़ आती है स्थानांतरीय कृषि। स्थानांतरीय कृषि क्या है? कि पेड़ों और झाड़ियों को काट कर क्या करना? खेती करना, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। और ये जो होती है पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत जो होती है ज़्यादा की जाती है। दूसरी इसका रीज़न क्या है? कि इसका रीज़न यही है कि जब ये ज़मीन क्या होती है? उर्वरता खो देती है, तो ज़मीन का दूसरा टुकड़ा अगला हिस्सा साफ़ किया जाता है और इसको जो होता है छोड़ दिया जाता है। मतलब ज़मीन का दूसरा हिस्सा साफ़ किया जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है, और इसके पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? जला वला करके राख छोड़ दिया जाता है, जिससे फिर से भूमि जो होती है क्या होती है? तैयार हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। देखिए यहाँ पे राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, मतलब सबको एकजुट किया जा रहा था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल में नियंत्रित था, और ये पुनः जो थे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे, इसलिए 84 कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? 84 कहा जाता था। 84। अब देखिए 84 और 84 यहाँ पे आएंगे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे कि धीरे धीरे गोंड जनजाति जो थी इतनी डेवलप हो रही थी, इतनी समृद्ध हो रही थी, इतनी प्रभावशाली हो रही थी कि ये अपने जो चरित्र था, जो जनजातीय चरित्र था, उसको बदल डाले थे, और उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो रहा था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए, क्योंकि राजा ब्राह्मण देखे कि गोंड जनजाति जो धीरे धीरे उभर रही है और इनके पास ताकतवर हो रही है, तो ब्राह्मण जो है ये अपनी एक कूटनीति के माध्यम से जो है उनसे क्या करते हैं? भूमि लेते हैं, ठीक है, उनको धार्मिक पाठ पढ़ाते हैं, और उसके बदले में जो इनसे भूमि लेते हैं, और भूमि लेने के बाद क्या हो गया? धीरे धीरे ये भी प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। देखिए ब्राह्मण जो है क्या करने लगे? गोंड जो कभी जनजातीय हुआ करती थी, अब वही ब्राह्मण जो है क्या करने लगे? गोंडों को राजपूत में जगह देने लगे। इसलिए कटंगा एक ऐसा जगह है, ये कटंगा जो है इसके अंतर्गत 70,000 गाँव बसे थे, और गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो कौन सा राजा था, ठीक ना, कौन सी गोंड राजा था जिसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? तो वह राजा थे अमन दास। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया।
लेकिन बात यहाँ पे आती है कि दलपत, ठीक ना, अमन दास के जो पुत्र थे दलपत, और दलपत की शादी किससे हो जाती है? रानी दुर्गावती से हो जाती है। तो जब दुर्गावती से हो जाती है शादी, तो अब दलपत की मृत्यु जो होती है कम उम्र में हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो रानी दुर्गावती जो थी बहुत योग्य थी, कुशल थी, तो अपनी कुशलता के साथ साथ जो क्या करती है कि 5 साल का पुत्र उनका एक 5 साल का पुत्र था जिसका नाम था क्या? वीर नारायण। वीर नारायण के नाम से क्या करती है? शासन का कमान संभालती है और राज्य का विस्तार करती है। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में अब रानी दुर्गावती जो है आसिफ खान को क्या करती है? नेतृत्व, लीडर बना लेती है, सेनापति बना देती है, और मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई, और उसने समर्पण के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ क्या हो गया? मर गया। और गढ़कटंगा क्या था? एक समृद्ध राज्य था। अब देखिए गोंडों को किसने हराया? तो जो गोंड जनजातीय थे उसको मुगलों ने हरा दिया। उसके बाद उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत हथियार लिए, राज्य पर कब्जा भी कर लिया। शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया, क्योंकि राज तो सबको चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या डालते? कूटनीति डालते, और कूटनीति डाल करके क्या करते थे? राज पर चढ़ाई करते थे। अब देखते हैं अहोम कहाँ बस रहे हैं। अहोम जो होते हैं म्यांमार से आते हैं, ठीक है ना, बर्मा, ठीक है, बर्मा जो है वहाँ से आते हैं और आकर एक तरह से ब्रह्मपुत्र की घाटियों में क्या होते हैं? बस जाते हैं। उन्होंने भूइयाँ मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अब उस समय जो थी 16वीं शताब्दी के अंतर्गत जो थी, एक देखिए चूटी और कोचहाजो, ये 2 राज्य को अपने राज्य में क्या करता है? मिला लेते हैं सब। कौन? म्यांमार से आए हुए जो अहोम जनजाति थी, और साथ ही साथ इन्होंने कई जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन देखिए मुगल क्या कर रहे हैं? मुगल जो है 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर भी क्या कर दिया? अहोम मतलब असम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या कर दिए? हमला कर दिए, और बहादुरी से सामना करते हैं। जो अहोम असम के लोग जनजातियाँ थी वो क्या करती है? बहादुरी से सामना करती है, और अहोम लोगों की पराजय हो जाती है, और उस क्षेत्र में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है, ठीक ना। लेकिन वह नियंत्रण तो होता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह सकता है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, बेगार करते थे वो लोग, मजदूरी बेगारी का काम करते थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक, आप देखिए पाइक क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? पाइक लोग कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि हमको वो लोग हैं जिनसे ज़बरदस्ती क्या किया जाता था? काम कराया जाता, बेगारी कराई जाती थी, उसको पाइक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अहोम समाज जो था कुलों में विभाजित था, और उन अहोम समाज के कुल को क्या कहते थे? खेल। अहोम समाज के कुल को क्या कहते थे? खेल कहते थे। अहोम समाज के कुल को क्या कहा जाता था? खेल कहा जाता था, क्योंकि वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। मतलब जो कुल था अहोम समाज का जो कुल था, ठीक ना, उसको हम खेल कहते थे, और खेल के नियंत्रण में कई गांव आते थे। और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय सहमति के बगैर राजा एवं वापस नहीं ले सकता था। शुरू में क्या करते थे? अहोम लोग जो थे वह अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई, और मंदिर और ब्राह्मणों के राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा क्या दी जाती है? भूमि अनुदान दी जाती है। देखिए ब्राह्मण जो होता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? पहुँच रहा है और अपना प्रभुत्व जमा ले रहा है। कैसे कैसे? देखिए